गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मुबारक हो सभी को। नया साल आप सबके जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, जैसे कि हम अपनी फ़िज़िक्स की क्लास होने शुरू की हुई है यूट्यूब पे। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हमारा जो कैमरा है वो ख़राब हो गया है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम ऐसे ही पीपीटीज़ बना के आपको वीडियोज़ के साथ यूट्यूब पे अपने लेक्चर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या शुरुआत किया है, फ़िज़िक्स के साथ साथ अभी हम करंट अफेयर जो है वो शुरू किया हुआ है। अभी कुछ दिनों में अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो हम फिजिक्स, करंट अफेयर और साथ साथ में रीजनिंग भी आपके लिए लेके आएंगे। तो जो करंट अफेयर है, हम लास्ट के जो 6 महीने हैं उनका ही करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। जुलाई महीने से लेके दिसंबर महीने तक के लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर की ही हम चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं पीएम सर जी, लाइक और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से ज़रूर। तो शुरू करते हैं जुलाई महीने के करंट अफेयर से। तो जुलाई महीने में जो पहला शुरुआत करते हैं हम अपनी सैन्य एक्सरसाइज से लेके भारत की जो सैन्य शक्ति है वहाँ से शुरुआत करते हैं। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024, इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। इसमें क्या है कि भारत 6 अगस्त 2024 को तमिलनाडु के सुल्लार में 2 चरणों में अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित किया। इस अभ्यास में लगभग 30 देशों ने भाग लिया है। 30 देशों में से 10 देश हैं जो अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास करेंगे। कहने का मतलब है टोटल 30 देश हैं। 30 देश में से जो 10 देश हैं उन्होंने लड़ाकू विमानों के साथ इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। वे भारत की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करेंगे और भारत में और जो उनकी जो सेनाएं हैं उन दोनों में क्या अंतर हैं एक दूसरे के साथ, वो सब चीज़ें साझा करेंगे एक ही मंच पर। भारत क्या है, तरंग शक्ति नाम से ये एक्सरसाइज चला रखी है। इसके अंदर 30 देश जो हैं हिस्सा ले रहे हैं। 30 देशों में से जो 10 देश हैं वो क्या करेंगे, अपना लड़ाकू विमान लेके आएंगे। अभी जो इसका पैटर्न है कि किस प्रकार से आएगा ये क्वेश्चन देखिए नीचे जैसे दिया गया है। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम रहेगा सी ऑप्शन तरंग शक्ति 2024। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के केरल के वायनाड ज़िले में विनाशकारी भूस्खलन। अभी देखिए क्या है, 30 जुलाई 2024 को केरल के वायनाड ज़िले में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था। बहुत ही विनाशकारी हादसा हुआ। इस जो भूस्खलन था, भूस्खलन का नाम मतलब जो है एक नेशनल डिजास्टर होता है। नेशनल डिजास्टर मीन्स टू से कि प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन का मतलब होता है कि जो ज़मीन होती है वो खिसक जाती है। ज़मीन खिसकने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा कारण होता है मिट्टी का कटाव होना, कि जो मिट्टी है वो पानी की वजह से, बह रहे हुए पानी की वजह से कट जाती है एक जगह से, तो उस जगह की मिट्टी खिसकने के कारण पूरे के पूरे जगह की मिट्टी खिसक जाती है, जो भूस्खलन का मेन कारण बनती है। तो देखिए 30 जुलाई 2024 को क्या है, वायनाड ज़िले में विनाशकारी भूस्खलन हुआ था। इस भूस्खलन में 276 लोगों की मृत्यु हुई और 200 से अधिक लोग क्या है घायल हुए थे। जो वायनाड है ये कहाँ पे स्थित है, ये केरल में स्थित है। ठीक है। और जो ये है केरल के इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में एक पहाड़ी जिला वायनाड मानसून के मौसम में भूस्खलन के लिए प्रवण है। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बावजूद भी जो वहाँ के स्थायी निवासी थे वो वहाँ से नहीं गए। तो जिस कारण क्या है, वहाँ के कुछ गांव हैं मुड़कई, अट्टामाला, चुरलमाला और कुनहोम, जो यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया था। तो ये 4-5 गांव थे जिनके लोग अपना घर छोड़ के नहीं गए, जिसकी वजह से
वहाँ पे तेज़ बारिश के कारण वहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया, और जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी है उसमें भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे 276 लोगों की जान चली गई, जिसमें 200 से अधिक लोग क्या है घायल हुए। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, नीचे दिए गए हैं। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में आपने इतिहास का सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ? तो वो कहाँ पे है? वयनाड जिले में, सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिशोधन को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी क्या है? यूपीएससी लोक सेवा आयोग, अभी जो उनका अध्यक्ष है वो किनको चुना गया है? प्रीति सूदन को। तो जो प्रीति सूदन है उनका चुनाव हुआ है वहाँ पे, देख लीजिए। प्रीति सूदन, ये है प्रीति सूदन, यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है प्रीति सूदन की, है ना। तो अभी क्या है, प्रीति सूदन को वहाँ का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रीति सूदन के बारे में जान लेते हैं। जो प्रीति सूदन है वो आंध्र प्रदेश कैडर 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने सरकारी प्रशासन में लगभग 37 वर्षों का अनुभव है। अगर उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र और सामाजिक नीति और नियोजन में डिग्री प्राप्त की है। वॉशिंगटन में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में शिक्षा प्रदान की है। वॉशिंगटन कहाँ पे है? वॉशिंगटन है अमेरिका में, यूएसए की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन है, डीसी वॉशिंगटन बोलते हैं जिसे। अगर इनके कैरियर की बात की जाए तो जुलाई 2020 तक 3 सालों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, कोविड-19 में महामारी के दौरान मुख्य रणनीतिकार रही हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में सचिव रही हैं। महिला और बाल विकास के लिए रक्षा मंत्रालय, वित्त और नियोजन, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और कृषि में इन्होंने बहुत अहम भूमिकाएं निभाई है। विश्व बैंक के साथ सलाहकार भी रही हैं। तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP8 के अध्यक्ष भी रही हैं। ये COP फ्रेम कन्वेंशन, तो COP क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ फ्रेमवर्क। तो नवजात और बाल स्वास्थ्य के लिए साझेदार के उपाध्यक्ष भी रही हैं। वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी में अध्यक्ष रही हैं। महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए WHO के स्वतंत्र पैनल के सदस्य भी रही हैं। अगर इनके योगदान की बात की जाए तो इनका योगदान करा है, इनकी जो पहल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत, दोनों में इन्होंने क्या है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। अगर कार्यवाही की बात की जाए तो ई सिगरेट पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पर कानून बनाया था। जो प्रीति सूदन है 1 अगस्त 2024 ने क्या है ये 1 अगस्त 2024 से यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने ये अपना कार्यभार संभाल लिया था। तो जो क्वेश्चन आएगा वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि यूपीएससी की अभी जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो कौन है? प्रीति सूदन। तो इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला? 1 अगस्त 2024 में। या फिर पूछा जा सकता है 1 अगस्त 2024 में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो क्या आएगा? प्रीति सूदन को। ठीक है। तो अगर बात की जाए कि 1 अगस्त 2024 से पहले, मतलब प्रीति सूदन से पहले कौन था यूपीएससी का अध्यक्ष? तो कौन होगा वो? तो वो होगा डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है। जो डॉक्टर मनोज सोनी थे, इन्हीं की जगह पे क्या है प्रीति सूदन 1 अगस्त 2024 को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। देखिए मनु भाकर क्या है, ये भारत की इकलौती ऐसी महिला बनी है जिन्होंने क्या है डबल मेडल जीता है। ये 2 ओलंपिक पदक जीते हैं एक ही बारी में, है ना। इससे पहले क्या था, ये स्वतंत्र भारत की है, लेकिन हाँ भारत में क्या है, अगर स्वतंत्रता से पहले की बात की जाए तो 1900 में ब्रिटिश भारतीय नॉर्मन पिचर्ड्स थे
जिन्होंने यह कारनामा किया था कि ओलंपिक में 2 पद जीते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या है 23 जुलाई 2024 को यह इतिहास रचा है। तो इन्होंने क्या है कि पहले पेरिस ओलंपिक में दक्षिण कोरिया को 16-10 में हराकर सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। और इससे पहले मन्नू ने महिला की जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में है उसमें भी क्या है इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, इन दोनों में ही इन्होंने क्या है कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। एक बार इन्होंने विमेंस 10 मीटर जो प्रतिस्पर्धा हुई थी उसमें, और दूसरी बार जो सरबजोत सिंह हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने दक्षिण कोरिया को 16-10 से हराया। ठीक है, अभी देख लीजिए इनके हाथ में अभी कांस्य पदक भी हैं। ये जो राइट साइड में है पिक्चर में जो दिखाया गया है सरबजोत सिंह है, और लेफ़्ट साइड में जो है मनु भाकर है। अभी फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट में स्वतंत्रता पूर्व ओलंपिक में ब्रिटिश भारतीय नॉर्मन पिचड़ ने 1900 ग्रीष्मकालीन खेलों में 2 पदक जीते थे। उन्होंने पुरुषों में 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ दोनों में रजत पदक जीते थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि एक स्वतंत्रता से पहले जो ब्रिटिश भारतीय थे नॉर्मन पिचड़, उन्होंने 1900 में 2 पदक जीते थे ओलंपिक में। उन्होंने किस किस में जीते थे 200 मीटर जो स्प्रिंट जो रेस होती है उसमें, और 200 मीटर जो बाधा दौड़ होती है कि जो स्टेप चैसल होता है, मतलब बीच में जो बोर्ड रख दिए जाते हैं उनके ऊपर से कूद के जाना होता है। हाँ, 200 मीटर बाधा दौड़ में उन्होंने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट चलते हैं 56वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड। भारतीय टीम ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। तो क्या है 56वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड है जो सऊदी अरब में चल रहा था, जो सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया है। उसमें रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत के 4 मेडल आए हैं। तो 4 मेडल में 1 में स्वर्ण में है, 2 रजत है और 1 कांस्य पदक है। तो 21 से 30 मार्च तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। भारतीय टीम ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। महाराष्ट्र के जलगांव के देवेश भैया ने स्वर्ण पदक जीता। मुंबई के अवनीश बंसल और हैदराबाद के हर्षिन पोसीना ने रजत पदक जीता। मुंबई के कश्यप खांडेवाल ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो जो इनके साथ प्रोफेसर गए हुए थे, जो इनका मार्गदर्शन करने के लिए इनके साथ गए थे, वो कौन कौन थे? एक थे प्रोफेसर गुलसनार शेख और डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, जो इनके मार्गदर्शन के लिए इनके साथ गए थे। इस ओलंपियाड में टोटल 94 देशों के 327 छात्राओं ने हिस्सा लिया था। ठीक है, इन छात्रों में से 4 मेडल जो हैं भारत के आए हैं। ठीक है, भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। इसमें क्या है देखिए, 21 जुलाई से 29 जुलाई तक ईरान के इस्फहान में क्या है अपना 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड चल रहे हैं। इसमें से क्या है 3 अपने रजत पदक आए हैं और 2 स्वर्ण पदक आए हैं। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, हमारे जो भौतिकी ओलंपियाड थे, जो फिजिक्स ओलंपियाड जिसको बोला जाता है, उसमें हमारे देश के 5 ही लोगों ने, मतलब 5 ही छात्रों ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था, और 5 के 5 के मेडल आए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ से रिदम कोडिया और मध्य प्रदेश से वेद लाहोटी ने स्वर्ण पदक जीता है। महाराष्ट्र के आकर्षक राय साय, उत्तर प्रदेश के भव्य तिवारी और राजस्थान से जयवीर सिंह को रजत पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें प्रतियोगिता में 43 देशों के कुल 193 छात्रों ने भाग लिया था। इसमें भारत और वियतनाम का क्या है संयुक्त रूप से 4था स्थान आया है। जो पहले स्थान पे रहा है वो चीन रहा है, उसके बाद रूस दूसरे पे, रोमानिया तीसरे पे, और भारत 4थे स्थान पे रहा है। भारत और वियतनाम दोनों 4थे स्थान पे रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे 5 छात्र गए थे और 5 के मेडल आए हैं। ये कौन सा ओलंपियाड था? अभी 54वां भौतिकी ओलंपियाड। देखिए याद रखिएगा कि जो फिजिक्स ओलंपियाड था ये कौन सा था? 54वां, और जो केमिस्ट्री का ओलंपियाड था वो कौन सा था? 56वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
नेक्स्ट है कजाकिस्तान में 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ वेदांत साकरे ने स्वर्ण पदक जीता। भारत टीम ने 7 जुलाई से 13 जुलाई 2024 तक अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। एक छात्र ने स्वर्ण पदक जीता और 3 छात्रों ने रजत पदक हासिल किया। इसमें क्या है कि जो एक छात्र थे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता। जो मुंबई महाराष्ट्र के वेदांत साकरे थे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। रत्नागिरी महाराष्ट्र से ईशान पेडनेकर, चेन्नई तमिलनाडु से श्रीजीत शिव कुमार और बरेली उत्तर प्रदेश के यशस्वी कुमार ने रजत पदक जीता। टीम का नेतृत्व DDM लैब मुंबई से प्रोफेसर शशि कुमार मेनन और होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन से डॉक्टर मयूरी रेगे ने हमारे जो टीम का नेतृत्व किया। टीम के साथ 2 वैज्ञानिक भी गए थे, एक IIT बॉम्बे से डॉक्टर राजेश पाटाकर और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से डॉक्टर देवेश सुथार। ये दोनों भी क्या है हमारे जो टीम है उनके मार्गदर्शन के लिए साथ में गए थे। अभी याद रखने योग्य बातें क्या हैं, जो रसायन विज्ञान का ओलंपियाड था वो 56वां ओलंपियाड था, भौतिक विज्ञान का था 54वां और जीव विज्ञान का था 35वां। ठीक है। अभी नेक्स्ट है राष्ट्रपति ने 9 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। जो 9 राज्य हैं हमारे उनमें राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। तो कहाँ कहाँ के राज्यपालों की नियुक्ति हुई है? ये राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब और असम। ठीक है। ये जो 5 जो हमारे 9 राज्य हैं इनमें राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा एक उपराज्यपाल की भी नियुक्ति हुई है, जो कहाँ के थे? पांडिचेरी के। देखिए राजस्थान में जो राज्यपाल आए हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। जो तेलंगाना के राज्यपाल है जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम के राज्यपाल के रूप में ओम प्रकाश माथुर। संतोष कुमार गंगवार झारखंड में। रामेन डेंका छत्तीसगढ़ के। श्री CS विजयशंकर मेघालय के। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के, जो पहले कहाँ से थे? झारखंड के राज्यपाल और तेलंगाना के अतिरिक्त प्रभारी भी रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक पहले असम के राज्यपाल थे। श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अभी असम के राज्यपाल और मणिपुर के अतिरिक्त प्रभार के रूप में काम करेंगे। उसके अलावा के कैलाश नाथ को पुडुचेरी का राज्यपाल नियुक्त किया है। ठीक है। इन 9 के 9 का याद रखिएगा कि 9 के 9 जो राज्यपाल हैं ये नए नियुक्त किए गए हैं। उसके अलावा एक उपराज्यपाल। 25वां कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2024। जैसे कि हम जानते ही हैं 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल जो है 26 जुलाई को यह आता है। इसमें 1999 में ऑपरेशन विजय जो चलाया गया था उसमें हमारे जो सेना थी उसने पाकिस्तान सैनिकों और वहाँ के उग्रवादियों द्वारा जो घुसपैठ की गई थी उसको रोककर हमारी जो कारगिल पर विजय पताका फहराई थी, अपनी जो कारगिल है उसको उन लोगों से वापस छुड़वाया था, जिस ऑपरेशन का नाम विजय रखा गया था। इस विजय ऑपरेशन की सफलता को याद रखने के लिए ही हर साल 26 जुलाई को ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो कारगिल विजय दिवस का जो युद्ध स्मारक है वो द्रास में स्थित है। द्रास जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये वहीं पे स्थित है। देखिए जो फोटो पिक्चर में दिखाया गया है प्रधानमंत्री जी हमारे जो कारगिल युद्ध स्मारक है वहाँ पर हमारे जो जवान हैं उनके साहस और वीरता को प्रणाम कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंची सुरंग सिंकुन ला सुरंग कारगिल लद्दाख
26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के कारगिल में पहला विस्फोट कर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण की शुरुआत की। सिंकुन ला सुरंग जो है 4.1 मीटर लंबी होगी, जिसमें जुड़वा ट्यूबें होंगी और नेमुपुदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी। यह सुरंग है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में जानी जाएगी। जो सुरंग का नाम है वो क्या रहेगा? सिंकुन ला सुरंग, जो कारगिल लद्दाख में है। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग रहेगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15,800 फीट। अभी देखिए क्या है कि अभी इसकी जस्ट शुरुआत की है कि वहाँ पे पहला विस्फोट करके उस सुरंग को की खुदाई जस्ट शुरू की है। ठीक है, 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। आशा करते हैं जल्द ही बनके ये तैयार हो जाएगी। तो सुरंग का नाम क्या है? सिंकुन ला सुरंग, है ना, जो 4.1 मीटर लंबी होगी। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति भवन ने दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है। हाँ जी, तो राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हाल था, जो जहाँ पे क्या है पुरस्कार वगैरह जो बांटे जाते थे, उसका नाम बदलकर पहले क्या था? पहले उसका नाम था दरबार हाल या अशोक हाल था, जिसको बदलकर अब गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। अशोक हाल जिसे मूल रूप से एक बालरूम के रूप में डिजाइन किया गया था, अब अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो जो दरबार हॉल था उसका नाम बदल कर दिया गया है गणतंत्र मंडप, और जो अशोक हाल था उसका नाम बदल के कर दिया गया है अशोक मंडप। ठीक है, आगे चलते हैं। शेखर कपूर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव IAFFI गोवा के महोत्सव निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो है शेखर कपूर, निर्माता शेखर कपूर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा 55वें और 56वें संस्करण का महोत्सव निर्देशक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। ठीक है, संस्करण 20 से 28 नवंबर 2024 तक चला था, जिसमें शेखर कपूर ने क्या किया है, वहाँ के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। जो शेखर कपूर हैं, इनका जो फेमस जो ये हुए थे, इनका एक सीरियल है प्रधानमंत्री, एक पूरी की पूरी सीरीज है, वो बहुत इनकी फेमस रही है और बहुत सक्सेसफुल भी रही है। जो शेखर कपूर है उन्होंने उसको बहुत अच्छे से निर्देशित किया है। प्रधानमंत्री जो सीरीज है उसमें लगभग हमारे मॉडर्न इंडिया के में जो आफ्टर नेहरू का जो एरा है वो दिखाया गया है कि नेहरू के बाद हमारे देश में किस तरह से क्या क्या प्रधानमंत्री ने क्या क्या कार्य किए और उनकी सीट कैसे आई और कैसे चली गई, उसमें बड़े अच्छे से इन्होंने निर्देशन किया है। नेक्स्ट चलते हैं। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत 82वें स्थान पर 58 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंचा। देखिए क्या है, IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है हेल्ला पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जानकारी दी गई है, जिसमें भारत के जो पासपोर्ट का सूचकांक है वो 82वें स्थान पर पहुंचा है। इसमें क्या है, भारत जो है 58 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच सकता है। ठीक है, जो भारत के बॉस पासपोर्ट की वैल्यू है वो थोड़ी बड़ी है, टोटल 195 देश हैं। ठीक है, जिसमें भारत के जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो 82वें स्थान पर पहुंची है। इसमें क्या है, भारतीय, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 58 देशों के वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकता है। जैसे हम लोग क्या है, वीज़ा ऑन अराइवल जिसको बोलते हैं कि हाँ, जहाँ पे जिस देश में हम पहुँचते हैं वहाँ पे जाके हम वहाँ के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे संपर्क करके वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं। ठीक है, ऐसे 58 देश हैं पूरे के पूरे विश्व में जहाँ पे हम जाके वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। इससे पता चलता है कि हाँ, भारत जो है अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हमारे पासपोर्ट की जो रैंकिंग है उसमें भी सुधार हुआ है। ठीक है, अगर बात की जाए कि जैसे 58 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल भारत को मिल रहा है, तो टोटल 195 देशों में जो वीज़ा मुक्त है वो कहाँ का है, सिंगापुर का, जो पहले स्थान पर बना हुआ है।
ठीक है। उसके बाद जो जापान है वो दूसरे स्थान पे है, जो 192 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त पहुंचने के साथ साथ स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है। ये जो पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो हेनले पासपोर्ट सूचकांक इंडेक्स द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। तो इसको डिसाइड कौन करता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है। इसी के आंकड़ों के आधार पर ये रैंकिंग यूके में तैयार की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया। हाँ जी, देखिए तो ओलंपिक के अंदर बहुत एक बड़ा सम्मान होता है जिसको बोला जाता है ओलंपिक आर्डर, है ना। उसमें अभिनव बिंद्रा को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 22 जुलाई 2024 को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा क्या है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। जो यह पुरस्कार है आधिकारिक तौर पर पेरिस ओलंपिक समापन समारोह से एक दिन पहले 10 अगस्त को पेरिस में 142वें IOC सत्र के दौरान सौंपा गया था। ठीक है। ये ओलंपिक ऑर्डर क्या है, IOC का सर्वोच्च पुरस्कार है जो किसको मिला है, अभिनव बिंद्रा को, है ना। ठीक है। 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीतकर अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व धरोहर समिति का 40वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। भारत पहली बार इस योजना की मेजबानी कर रहा है। भारत को 2021 में 4 साल के कार्यकाल के लिए 21 सदस्यीय विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया, जो इसका चौथा कार्यकाल था। 21 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सत्र का उद्घाटन किया, जिसमें यूनेस्को के महानिर्देशक आड्रे एंजेलो शामिल रहे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देखिए कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि विश्व धरोहर समिति का आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था, वो कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। इसमें भारत इसकी मेज़बानी कर रहा था। यह 21 सदस्यीय विश्व धरोहर समिति थी, इसमें 21 सदस्य थे। तो जो इसमें हमारे चीफ गेस्ट रहे वो कौन थे, वो थे यूनेस्को के महानिर्देशक आंड्रे एंजेलो। ठीक है। इसमें विश्व विरासत सूची में भारत की 42 संपत्तियां हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विरासत शामिल है। ठीक है। पिछले 10 सालों में 12 स्थल जोड़े गए हैं, जिसमें पिछले साल शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है और जो होयसला जो कर्नाटक के पवित्र समूह है इसमें शामिल किए गए हैं। विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में भारत के कितने 57 स्थल हैं। ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टोटल 42 संपत्तियाँ हैं भारत की विश्व विरासत सूची में, जिसमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। इसके अलावा 57 अस्थायी सूची में शामिल है। जो पिछले साल जोड़े गए थे उसमें शांति निकेतन और होयसल्स जो कर्नाटक में है शामिल किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। न्यायमूर्ति नोगमेई कापम कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ठीक है। जो हमारे न्यायमूर्ति है कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति महादेवन ने 18 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने दोनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। ठीक है। अब इसमें क्या है, कोटेश्वर सिंह जो है ये पहले कहाँ के न्यायाधीश थे, ये जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और जो महादेवन है ये मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन दोनों को जो चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है। याद रखिएगा इसको कि अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किन किन ने शपथ ली है, दोनों का नाम क्या है, कोटेश्वर सिंह और महादेवन। 18 जुलाई को दोनों ने शपथ लिया है। एक और चीज़ यहाँ पर सामने आती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनको कौन शपथ दिलाता है, कौन शपथ दिलाता है कि इनको शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
विंबलडन 2024। कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल विंबलडन खिताब जीता। विंबलडन क्या है? एक टेनिस स्पर्धा है। इसमें जो कार्लोस है उसने 14 जुलाई 2024 को नोवाक जोकोविच को हराकर लगातार दूसरा पुरुष एकल विंबलडन खिताब जीता है। ठीक है। एटीपी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर मौजूद अल्कराज ने पिछले महीने फाइनल में अलेक्जेंडर जवेरेव को हराकर फ्रेंच ओपन भी जीता था। यह जीतकर अल्कराज को एक ही वर्ष में फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीतने वाला छठा व्यक्ति बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान हत्या दिवस, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको कि 25 जून जो है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है कि जो इंदिरा गांधी सरकार थी उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी, जो आपातकाल लगाया था, उसका विरोध करने वालों के सम्मान में क्या है, एक बिल पारित हुआ है जिसमें 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी देखिए इसमें क्या है, भारत सरकार ने घोषणा की है कि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अन्याय का विरोध करने और लड़ाई लड़ने वालों के सम्मान के लिए 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जून 2024 को लोकसभा के आपातकाल की निंदा करते हुए यह प्रस्ताव अपनाया कि जो ये प्रस्ताव कब लाया गया था, 26 जून 2024 को, कि 25 जून को ये क्या है, संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। किस कारण से मनाया जाएगा? 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को विरोध के रूप में, और इसी को याद करने के लिए क्या है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जनता के आक्रोश और सत्तारूढ़ दल की चुनावी हार के बाद 1977 में आपातकाल समाप्त हो गया था, जो भारत के लोकतंत्र संस्थाओं के लचीलेपन को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि 1975 में क्या है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, जिसको 26 जनवरी 2024 को लोकसभा में आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें क्या है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। देखिए क्या है कि जो पीएम मोदी है 2019 में उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। जो यह सम्मान है बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक वाला सम्मान है रूस का। जो रूस है प्रतिष्ठित नागरिक को अपना यह सम्मान देता है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूस द अपोस्टल इसका नाम है। यह जो सम्मान है पीएम मोदी को 2019 में दिया गया था, लेकिन तब से लेके अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं रूस का दौरा नहीं कर पाए थे। तो 9 जुलाई 2024 को जब मॉस्को में उन्होंने रूस का दौरा किया, मॉस्को पहुँचे, तो मॉस्को में क्रेमलिन के सेंट कैथरीन हॉल में उनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो जो घोषणा की गई थी, मतलब जो ये पुरस्कार है सम्मानित किया गया था, वो कब किया गया था? 2019 में। और जो फिजिकली इनको दिया गया है, ठीक है, तो कब दिया गया है? 9 जुलाई 2024 में। याद रखिएगा इसको। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द अपोस्टल की स्थापना 1698 में जार पीटर द ग्रेट द्वारा की गई थी। ये क्या है? रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट चलते हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली प्रभामंडल कक्षा पूरी की। देखिए क्या है कि हमारा जो आदित्य L1 जो अंतरिक्ष यान था, जिसे सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजा गया था, जिसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, वह 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक अपनी जो लक्षित प्रभामंडल कक्षा थी उसमें स्थापित किया गया था। अभी उसने क्या किया है, 30 जुलाई 2024 को अभी अपना एक चक्कर पूरा कर लिया है। L1 बिंदु के चारों ओर चक्कर पूरा करने में उसको 178 दिन लगे। ठीक है, अभी अपना एक चक्कर पूरा इसने कर लिया है। ठीक है,
तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान, ठीक है, ये कब भेजा गया था, कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। और इसने अपना जो चक्कर पूरा किया है 3 जुलाई 2024 को। और यह जो यान है इसने L1 बिंदु का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लिया? 178 दिन का समय लिया, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। देखिए क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमण्यम ने 1 जुलाई 2024 को सेनाध्यक्ष के पद के रूप में नियुक्ति ग्रहण की है, ठीक है। वह लखनऊ स्थित मध्य कमान के जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल में कमीशन प्राप्त हुआ था इन्हें, ठीक है। अभी क्या है, ये 1 जुलाई 2024 से हमारे सेनाध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। राष्ट्र की विशिष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है इन्हें। ज्वाइन सर्विस कमांड ऑफ स्कॉल ब्रैकनेल UK और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र भी रहे हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है, कब से? 1 जुलाई 2024 से। नेक्स्ट, T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। देखिए क्या है कि जैसे ही T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद जो फाइनल मैच खेला गया था दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में, जैसे ही उसके जीत की घोषणा हुई उसके बाद से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने क्या है T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए, ठीक है। 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज नहीं तो कल किसी ना किसी पेपर में ज़रूर से ज़रूर ये पूछ लिया जाएगा कि जो नए 3 आपराधिक कानून लागू हुए हैं उनके नाम क्या है या कौन कौन से हैं। तो वो कौन कौन से हैं? भारत के 3 नए आपराधिक कानून। पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये कब से लागू होंगे? 1 जुलाई 2024 से ये लागू कर दिए गए हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी क्या है, जुलाई महीने में जो बहुत इम्पोर्टेंट डेट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो 1 जुलाई है उसको राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, GST दिवस, CA दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस। अभी UFO जो होती है अनआइडेंटिफाइड जो विमान जो होते हैं उन्हीं को UFO बोला जाता है, कि जो बोल दिया जाता है एलियन वगैरह जो होते हैं वो UFO में ही आते हैं। अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट बोला जाता है जिनको, ठीक है। 2 जुलाई को मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। 6 जुलाई विश्व जूनोस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 7 जुलाई विश्व चॉकलेट दिवस, वैश्विक अक्षमता दिवस। 10 जुलाई निकोला टेस्ला दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस, वर्ल्ड पेपर बैग डे दिवस, राष्ट्रीय सादगी दिवस, सादगी दिवस मतलब सिंपलिसिटी। 14 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूक दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, सोशल मीडिया गिविंग डे, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस। 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड इमोजी डे। 18 जुलाई नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस और चंद्रमा दिवस। 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क दिवस, ब्रेन डे भी बोलते हैं इसे। राष्ट्रीय ध्वज दिवस, नेशनल फ्लैग डे। अंतर्राष्ट्रीय आम दिवस, नेशनल मैंगो डे। पाई
अप्रोक्सीमेशन डे, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, बाल गंगाधर तिलक दिवस, बाल गंगाधर तिलक बर्थ एनिवर्सरी, चंद्रशेखर जयंती दिवस। 24 जुलाई आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। 25 जुलाई विश्व डाउनिंग प्रिवेंस दिवस, विश्व IVF डे। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई CRPF स्थापना दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व प्राकृतिक संस्करण दिवस, विश्व नेचर कन्वर्सेशन दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 23 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। 31 जुलाई विश्व रेंजर दिवस, मुंशी प्रेमचंद की जयंती। ये थे हमारे जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण करंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।